हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक क्लियर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1.6 देखेंगे, जो आप देख पा रहे हैं कि महाजन पद काल, जो कि माना जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 6.1 का पहला क्वेश्चन आज लेते हैं, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दिया हुआ है महाजन पद, और सूची 2 में दिया हुआ है आपका राजधानी। तो अगर ए में देखें तो गांधार की राजधानी कहाँ है, तो गांधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। कहाँ हो जाएगी? तक्षशिला। उसके बाद सूरसेन की देखें, सूरसेन महाजन पद का, तो इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो इसका राजधानी हो जाएगा मथुरा। कहाँ हो जाएगा? मथुरा। वत्स की राजधानी कहाँ होगी? वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। कहाँ हो जाएगी? कौशाम्बी। उसके बाद कौशल की राजधानी बोले तो कौशल महाजन पद की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी श्रावस्ती। क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, उसको कुनिक कहा जाता था। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु को ही कुनिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना की? तो किसके द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र का स्थापना? वो किया गया था उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र का जो है स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन थे? ये थे कालाशोक। क्या थे? कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो आपसे पूछा है कि सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, वो कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6। सिकंदर महान एवं पोरस, जो कि है पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जानते हैं, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो किस नदी पे पड़ाव डाला हुआ था? ये डाला था झेलम नदी के आमने सामने। झेलम नदी के आमने सामने ही सिकंदर महान और पोरस के सेनाओं ने आमने सामने जो है तटों पर पड़ाव डाला था। क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? यह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9। उज्जैन की प्राचीन नाम। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर 10। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। और ये कहाँ का शासक था? ये
मगध साम्राज्य का शासक था, जिसे कि हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे सत्ता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रीज कहा गया? तो ये धनानंद को कहा गया था। किसको कहा गया था? धनानंद को ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा ही भारत में पहला आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण जो किया गया था, जिसको कि यूरोपीय आक्रमण भी कहा जाता है, वो किसके द्वारा किया गया था? वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो भारत में जो है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण जो है यूनानियों के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था डेरियस या दायर बाहु वन के द्वारा। डेरियस या दायर बाहु वन के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन शासकों के बीच हुआ? हाइडेस्पस या वित्सता, जिसको कि आधुनिक नाम जिसका नाम झेलम है, का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के बीच में। किसके बीच में? सिकंदर महान एवं पोरस के बीच में हाइडेस्पस या वित्सता, जिसको कि झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में जो माना जाता है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है शासक, सूची 2 में दिया हुआ है वंश। तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक किस वंश का शासक था? ये शिशुनाग वंश का शासक था। किसका? शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्मानंद किस वंश का था? तो ये नंद वंश का था। किसका? नंद वंश का सम्राट था। बिंदुसार किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। किसका? मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ करता था बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार कौन हो गया? मौर्य वंश का सम्राट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है महाजनपद और सूची 2 में दिया हुआ है आधुनिक क्षेत्र। ठीक है, तो मगध अभी आधुनिक क्षेत्र, कौन सा आधुनिक क्षेत्र है मगध का? ये प्राचीन नाम है। अभी वर्तमान में जो है मगध कहाँ है? तो पटना हुआ गया जिला। ठीक है। वत्स कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा इलाहाबाद। कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद। ठीक है। कौशल कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अवध। क्या हो जाएगा? अवध। अवंती हो जाएगा मालवा। क्या हो जाएगा? मालवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी या गिरिवज थी। गिरिवज या फिर राजगिरी। गिरिवज या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा ही जो है प्रथम बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है।
16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजन पदों की उपलब्धि किसमें उपलब्ध है? ये है अंगुत्तर निकाय। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन सा राजा था जो मगध पे शासन करता था? वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर जो भारत में सफल हुआ उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। क्या होगा? भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसकी जो सेना थी वो श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहारा मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। क्या था? वह एक अच्छा प्रशासक था। इस तरह क्या हो जाएगा? ये चारों ही उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों ही कारण था सिकंदर का भारत में सफल होने का। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से चुनकर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है आपका राजा, सूची 2 में दिया हुआ है राज्य। कौन सा राजा किस राज्य का था? तो प्रदोत्त। प्रदोत्त किस राज्य का था? ये था अवंती राज्य का। किस राज्य का? अवंती राज्य का। उदयन। उदयन किस राज्य का था? ये था वत्स राज्य का। कहाँ का था? वत्स राज्य का। उसके बाद था प्रसन्नजित। प्रसन्नजित किस राज्य का था? ये था कौशल राज्य का। कहाँ का था? कौशल राज्य का। अजात शत्रु। अजात शत्रु किस राज्य का था? ये था मगध का। कहाँ का था? मगध का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पे नहर खोदी गई थी? वो खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डेरियस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डेरियस के द्वारा ही वह पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ये रहा वज्जी संघ, जिसको कि वैशाली के नाम से जानते हैं। वज्जी संघ के साथ हमेशा अजातशत्रु का क्या था? युद्ध चलता रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें कि गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने का एक यंत्र था नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ये अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। कौन था? घनानंद था। घनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों का जो प्रचलन हुआ था वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला में दिया हुआ है अजातशत्रु,
उसके बाद है बिंदुसार, उसके बाद है प्रसेनजीत। आपसे पूछा है इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 3, 1 और 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय होने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किसके लिए भेजा था? ये अवंती राज्य के राजा के लिए चिकित्सा के लिए वहां भेजा गया था। क्या हो जाएगा आंसर? अवंती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो किसके द्वारा यह किया गया था? यह किया गया था शिशुनाग के द्वारा। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा ही अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ये किया था बिंबिसार ने। क्या कौन किया था? बिंबिसार ने जो है अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने जो है काशी जो राज्य है, काशी राज्य को कभी भी अपने मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का जो मगध साम्राज्य में विलय किया था वो किया था अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु के द्वारा काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? चलो पढ़िए एक बार ध्यान से। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एक इकराट की उपाधि धारण की। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। क्या है? इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसका शासन था? तो ये था नंद वंश का था। किसका था? नंद वंश का शासक था। जब सिकंदर आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत पे जो है नंद वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, नगर राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था? मगध जो था उसमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। सबसे शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 1 में दिया हुआ है खरोष्टी लिपि का प्रचार, 2 में दिया हुआ है अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला का प्रचार, 3 में दिया हुआ है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, 4 में दिया हुआ घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, 5 में दिया स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सब के सब सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था?
निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो दिया हुआ है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उन्होंने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो क्या हो जाएगा? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये सही नहीं था, ये प्रभाव जो है सही नहीं था, क्योंकि वो जीत ही नहीं पाया। भारत में जब वो आया तो वो जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो जब जीत ही नहीं पाया तो वो उसको क्या करेगा, एक रियासत कैसे बनाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कहाँ थी? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो मगध में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया का मतलब हो गया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सेनिया, जिसका मतलब हुआ नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता था? ये किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था बिंबिसार को। किसको कहा जाता था? बिंबिसार को ही नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला सेनिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन का मतलब हुआ भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन का क्या मतलब हुआ? भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ये किसको कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, जिसका मतलब हुआ भयानक सेना का स्वामी, किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था महापद्मानंद को। किसको कहा जाता था? महापद्मानंद को ही भयानक सेना का स्वामी या फिर उग्रसेन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस, जिसको कहा जाता है दार्यबाहु एक ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी के समवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? डेरियस दार्यबाहु एक ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व प्राप्त होता था? वो होता था 360 टैलेंट। कितना होता? 307 टैलेंट होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ जो भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था वो था हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आने वाला इतिहासकार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या हो गया? धनी किसान। क्या हो गया? धनी किसान। गृहपति का अर्थ हो गया धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए में दिया हुआ है राजा और सूची 2 में दिया हुआ है राज्य। ठीक है, अष्टकुलक राजा किस राज्य का था? ये हो जाएगा परामर्शदायी संस्था। क्या हो जाएगा? परामर्शदायी संस्था। महामात्र क्या हो जाएगा? उच्च कोटि के अधिकारी। महामात्र क्या हो जाएगा? उच्च कोटि के अधिकारी। उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक क्या हो जाएगा? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहते हैं? बलि साधक कहते हैं। सौलिक या फिर शुल्काध्यक्ष। सौलिक या भी शुल्काध्यक्ष किसको कहते थे? तो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की
एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। कौन था ये हो गया अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और जो है बाद में अपने ही पुत्र द्वारा ये मारा गया। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवी के द्वारा ही वैशाली में गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है महाजनपद और सूची 2 में दिया हुआ है राजधानी। ठीक है, तो कुरु की राजधानी कहाँ होगी? कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। कहाँ हो जाएगी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो पांचाल की राजधानी हो जाएगी अहितछत्र। क्या हो जाएगा? अहितछत्र। कौशल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो कौशल की राजधानी हो जाएगी साकेत। क्या हो जाएगा? कौशल की राजधानी साकेत। और वत्स की राजधानी कहाँ होगी? तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। कहाँ हो जाएगी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों पर उल्लेख करता है? निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? जो कौन करता है? तो अंगुत्तर निकाय। क्या होगा? अंगुत्तर निकाय में जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये कहाँ स्थित था? ये राजस्थान में स्थित था। कहाँ स्थित था? मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वित्सता के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वित्सता के नाम से जाना जाता था? तो वित्सता के नाम से जाना जाता था वो नदी कौन है? तो वो है झेलम। झेलम नदी को पहले वित्सता के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये था आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और इसी के साथ जो है चैप्टर नंबर 6 का 1 जो है ये कंप्लीट होता है और इससे जो आगे के चैप्टर हैं चैप्टर 6 का 2 ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ 6.2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।